यहाँ माइनॉरिटी भी इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि यहाँ के मेजॉरिटी जो है सहनशील है। आज यही बगल का आस पड़ोस से आप कई मुसलमान देशों को देखे होंगे जहाँ पे माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। यहाँ का हिंदू ही समाज है जो माइनॉरिटी को भी सुरक्षित रख रहा है और देश को भी सुरक्षित रख रहा है। इसलिए है कि दोनों पहिए हैं, बराबर चले। कट्टरता फैलेगी तो हर किसी का घर जलेगा। राम हमारे पूर्वज हैं और अपने पूर्वज का सम्मान करना हम हमेशा जानते हैं। ममता बनर्जी इस बार की बातें कहती है, उनकी बात का ना लाइन है ना लेंथ है। वो सुविधा के हिसाब से मस्जिद भी चल जाती हैं, सुविधा के हिसाब से सरस्वती पूजा भी कर लेती हैं, लेकिन हमने कोई ढोंग नहीं किया। तो मानना चाहता हूं कि आज देश में जिस प्रकार यूपी एक रोल मॉडल बन रहा है, पश्चिम बंगाल को भी उसी दिशा में चलना पड़ेगा, नहीं तो पश्चिम बंगाल को बचाना बहुत मुश्किल है। योगी आदित्यनाथ ने कोई भी लीगल घरों को नहीं तोड़वाया है। उन्होंने हमेशा जो इलीगल है उन पर बुलडोजर चलाया है। लेकिन दुख की बात है, जिस प्रदेश में ये घटना घटी है और वहाँ पे आप देखेंगे आज NIA प्रोब हो रहा है, तो वहाँ की राज्य सरकार क्या कर रही थी? उनका अपना ATS है, उनके पास अपने ही कानून तंत्र है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वास्तव में अगर कोई हिंदू है वो गीता पढ़ ले, अगर मुसलमान है तो कुरान पढ़ ले। वो पढ़ना सिखाना पड़ेगा। अगर वो पढ़ ले सही से तो निश्चित तौर पर उनसे बड़ा ही मानवता को प्रेम करने वाला नहीं मिलेगा। जय हिंद। मैं प्रशांत राज और आप देख रहे हैं VTV भारतवर्ष। जैसा आपको पता है कि कल से ही पूरे देश में तनाव का माहौल है, क्योंकि राजस्थान के उदयपुर में कुछ ऐसी वारदात हो गई जहां पे 2 युवकों ने बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के सपोर्ट में एक दर्जी ने कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसका गला काटकर उसका हत्या कर दिया गया। इस वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी नाराज़गी है और जगह जगह पे लोग राजस्थान में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कार्यकर्ता अमित जैन जी, जो कि सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 9 के पार्षद भी हैं। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका इन सारे मुद्दों पर। तो सबसे पहले तो जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। हम जानना चाहेंगे कि जो वारदात हुई है जहां पर एक व्यक्ति नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कुछ पोस्ट करते हैं और उनका गला काट दिया जाता है, ये किस हद तक सही है? देखिए, ये कतई सही नहीं है, क्योंकि ये मामला पूरी ही लॉलेस फेल होने का है। जहाँ पे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई हो राजस्थान में, ये पूर्ण तरीके से वहाँ की सरकार की विफलता है। मैंने ये सुना है टीवी के माध्यम से कि उन्होंने पहले भी पुलिस से दरख्वास्त की थी, किशन लाल जी ने, कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने जो पोस्ट किया था उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनको किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी गई। उसके बाद हठात ये घटना घट गई, जो वास्तव में हमारे समाज और देश के लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। राजस्थान में पहले से ही हमने देखा है जिस प्रकार से गहलोत सरकार वहाँ चल रही है, वास्तव में वहाँ पे लॉ का कोई ऑर्डर नहीं चलता है। वास्तव में वहाँ संपूर्ण तरीके से फालतू की राजनीति होती है और वहाँ पे तुष्टिकरण भरी हुई सरकार वहाँ चल रही है राजस्थान में। सर एक बात बताइए, इस घटना का जिम्मेदार कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, इसमें जिम्मेदार वास्तव तौर पे वहाँ की सरकार है और सबसे ज़्यादा वहाँ की पुलिस, क्योंकि जब वहाँ पे जिस व्यक्ति ने पुलिस से आग्रह किया था और जिसने पहले ही अपनी माफ़ी मांग ली थी, उसके बाद भी उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई। ये हमें टीवी के माध्यम से पता लग रहा है। लेकिन इसके कारण से मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ सरकार और वहाँ के प्रशासन, वास्तव में वहाँ पे जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। और जिस प्रकार से कट्टरता वहाँ बढ़ रही है, जिस प्रकार से आज देखिए तुष्टीकरण राजस्थान में बढ़ रहा है, ये कतई माना नहीं जाएगा। और इस प्रकार की घटना पूरे देश को लज्जित करती है, आज हमारे देश का नाम बदनाम कर रही है। अच्छा, तो ये बताइए, जो 2 अपराधी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद घटना का अंजाम देने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियो भी बना के पोस्ट की, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपशब्द बोले उन्होंने और उनको भी जान से मारने की ऐसे धमकी दी। इस बात पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वास्तव तौर में हमारे देश के प्रधानमंत्री वास्तव में देशभक्त हैं और जितने भी देश विरोधी शक्ति हैं वो हमारे प्रधानमंत्री के पीछे लगी हुई हैं। और ये तो एक छोटा सा नज़ारा है। और जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के लिए 24 घंटा काम करते हैं, देश विरोधी शक्तियाँ उनके पीछे लगी हुई है। हम जानते हैं कई तत्व हैं हमारे देश में जो हमारे देशभक्तों को पसंद नहीं करते हैं। लगातार आपने देखा जम्मू कश्मीर से लेकर विभिन्न राज्यों में हमारे स्वयंसेवकों को मार दिया जाता है, उनको मौत की घाट उतार दिया जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये लगातार ही इस प्रकार की घटनाएँ करते रहते हैं। लेकिन दुख की बात है, जिस प्रदेश में ये घटना घटी है और वहाँ पे आप देखेंगे आज NIA प्रोब हो रहा है,
तो वहाँ की राज्य सरकार क्या कर रही थी? उनका अपना एटीएस है, उनके पास अपने ही कानून तंत्र है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार से गंदी अभद्र भाषाओं से लज्जित किया जाता है, इसका मैं घोर खंडन करता हूँ। और इस प्रकार के तत्व को कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रावधान उस राजस्थान की सरकार को करना चाहिए। और बीजेपी का ऐसा कहना है बीजेपी का कि राजस्थान में तालिबान की सरकार चल रही है। देखिए, वहाँ तानाशाही की सरकार चल रही है और तालिबान हम इस देश में चलने नहीं देंगे। तालिबान ने क्या किया है आप देख रहे हैं, जहाँ पर आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, जहाँ पे बच्चों और महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिलता है, जहाँ पे लोग अपने स्वतंत्र जीवन को नहीं जी पाते हैं, आज़ादी की सांसें नहीं ले पाते हैं, ऐसे तालिबान को हिंदुस्तान में तो कम से कम घुसने नहीं दे सकते। अच्छा, एक बात बताइए, इस देश में किसे दबाया जा रहा है? हिंदुओं को दबाया जा रहा है या मुसलमानों को दबाया जा रहा है? इस देश में राष्ट्रभक्तों को दबाया जा रहा है। जो भी राष्ट्र के प्रति अपनी भावना रखते हैं, राष्ट्र को आगे लाना चाहते हैं, उनको कुछ शक्तियां हैं जो दबाना चाहती हैं। जो एकदम देश के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, उनको कुछ शक्तियां हैं जो हमारे देश में भी हैं और विदेश से भी उनको प्रायोजित करके उनको दबाना चाहती हैं। तो सर, जब राष्ट्रभक्तों को दबाया जा रहा है तो फिर ये हिंदू मुसलमान इतना विवाद देश में आगे क्यों बढ़ता जा रहा है? देखिए, मेरी बात सुनिए, देश में हिंदू मुसलमान पहले से रहते हैं और हमारी मोदी गवर्नमेंट 125 करोड़ देशवासियों के लिए काम कर रही है। और जो लोग हिंदू मुसलमान का भेद करना चाहते हैं वो लोग वास्तव में राष्ट्रद्रोही हैं। आज आप जानते हैं, वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम हमारे देश से थे। आपको पता होगा हमारे सेनानी हमीद साहब भी हमारे देश के थे, तो हमने कभी भेद नहीं किया। हमारे दो बड़े बड़े नेता शहनवाज हुसैन से लेकर के आपको पता माइनॉरिटी मिनिस्टर है नकवी साहब, वो हमारे ही देश के हैं, लेकिन हमने कभी भेद नहीं किया। आज जब कोई योजना बनती है तो देश में हम लोग 125 करोड़ देशवासियों के लिए बनाते हैं, लेकिन दुख की बात है कुछ लोग हैं तुष्टीकरण करना चाहते हैं मात्र वोट बैंक के नाम पर। आपने देखा होगा इस बार उत्तर प्रदेश में जहाँ पे इलेक्शन हुआ, दोनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, तो निश्चित तौर पे उसमें कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के लोगों ने भी वोट किया होगा। हम ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कट्टरता फैलाना चाहते हैं, वो कट्टरता को हम चलने नहीं देंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा उठा है, इसमें क्या लगता है कि कहीं ना कहीं नेताओं के जो भड़काऊ भाषण है वो भी इसके जिम्मेदार हैं? देखिए, भड़काऊ भाषण तो वास्तव में कहीं ना कहीं आग डालते ही हैं, लेकिन ये भी मान के चलिए कुछ लोग हैं जो ये इन चीज़ों को प्रायोजित करते हैं, जो देश की शांति को भंग करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनके खिलाफ सख्त संदेश दिया लगातार और बार बार देते रहते हैं, और हमारी पार्टी के नेताओं ने कभी भी इस प्रकार की गतिविधियों पे ध्यान नहीं दिया है, बल्कि इनको बढ़ावा हम नहीं देते हैं। हम ये चाहते हैं 125 करोड़ की जो जनता है वो देश की जनता है और देश के लिए काम करे, और हम लोग भी देश के प्रति समर्पित हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जिम्मेदार बॉलीवुड की पिक्चरें भी हैं जो कि हिंदू समाज के प्रति कुछ आपत्तिजनक तरीके से फिल्मों को दर्शाती हैं, जिससे लोग भड़क जाते हैं? देखिए, कई बार ऐसी फिल्में आई हैं और लोगों ने उनका खंडन भी किया है। आपने देखा होगा कई ऐसे एक्टर थे जो लोग कि प्रो पाकिस्तानी एक्टर को सपोर्ट करते थे, लेकिन आज आप देखिए माहौल बदल चुका है। जब 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, वास्तव में बॉलीवुड से लेकर के विभिन्न संस्थाएं राष्ट्रभक्ति की ओर बढ़ रही है। वो ऐसी फिल्में बनाती हैं या ऐसे कार्यक्रम रखती है जो राष्ट्रभक्ति को आगे करे, और इस प्रकार की राष्ट्रभक्ति योजनाएं हो चाहे राष्ट्रभक्ति फिल्में हो, उनका भारतीय जनता पार्टी समर्थन भी करती है। कई राज्यों में आपने देखा होगा हमने टैक्स भी फ्री किया है, और आने वाले दिनों में आप देखते रहेंगे देश एक राष्ट्रभक्ति की ओर बढ़ता रहेगा, और देश की तरक्की और प्रगति राष्ट्रभक्ति में ही है। अब जब राष्ट्र को सम्मान नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे हमारे देश को भी कोई बाहरी आदमी सम्मान नहीं देगा। अच्छा, क्या लगता है क्या सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनको? कानून के प्रावधान के अंतर्गत जो भी कड़ी से कड़ी मतलब शब्दों में मैं कहना चाहता हूं जो सज़ा हो उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि रोल मॉडल कम से कम कोर्ट पेश करे कि इस प्रकार की कट्टरता देश में नहीं चल सकती है जहां पे अब लोगों को गला रेत करके मार दें। ये कदई हमारे देश में ये IS टाइप का कांड है जो हम अपने देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या लगता है कि पूरे देश में जैसे उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है बुलडोज़र की सरकार, ऐसा योगी आदित्यनाथ को बोला जाता है
कि बुलडोज़र की कार्रवाई बहुत ही ज़ोरों तोरों से वहाँ पे चलती है, तो क्या लगता है ऐसी कार्रवाई पूरे देश में लानी होगी क्या बीजेपी को? देखिए, जो भी गैरकानूनी होगा, योगी आदित्यनाथ ने कोई भी लीगल घरों को नहीं तोड़वाया है। उन्होंने हमेशा जो इलीगल हैं उन पर बुलडोज़र चलाया है। जिन्होंने अतिक्रमण किया, जिन्होंने कानून व्यवस्था ध्वस्त की, और ये अधिकार किसी को क्यों मिल सकता है कि वो देश की संपत्ति को बर्बाद कर दे और उस पर कोई कार्रवाई ना हो। तो आज योगी जी ने एक प्रकार का मॉडल तैयार किया है, जिसको देख के जो भी उपद्रवी हैं, जो भी मान लीजिए समाज विरोधी हैं, आज वो डर के माहौल में हैं। उत्तर प्रदेश या तो वो छोड़ चुके हैं या खुद जाके थाने में अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। देश में कानून चलेगा, देश में मतलब जो भी अराजक तत्व है उनका माहौल हम लोग इस देश में बनने नहीं देंगे। आज पश्चिम बंगाल की भी घटना बताऊं तो यहाँ पे लॉ नहीं चल रहा है। यहाँ पे जब कोर्ट बोलता है, यहाँ शासक का कानून चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार का माहौल बंगाल में चल रहा है। तो मानना चाहता हूँ कि आज देश में जिस प्रकार यूपी एक रोल मॉडल बन रहा है, पश्चिम बंगाल को भी उसी दिशा में चलना पड़ेगा, नहीं तो पश्चिम बंगाल को बचाना बहुत मुश्किल है। क्या लगता है, जैसे बीजेपी की सरकार तो बाकी हर जगहों पे पूरी धमाल मचा रही है, लेकिन क्या कमियां हैं जो बंगाल में यहाँ पे थोड़ी सी चूक हो जाती है बीजेपी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक प्रदेश है, जिन्होंने इस धरती को बचाया। नहीं तो क्या अनर्थ होता आपको सबको पता है। हाँ, हमने संगठन 2014 से ही पूरे रूप में विस्तार किया और आज 2022 तक आपने देखा 3 से 77 तक की यात्रा हमने की है, जहां हमारे मात्र 1 या 2 सांसद जीते, 18 सांसद है। और मैं आपको फुल गारंटी के साथ कहना चाहता हूं और आत्मविश्वास से बताना चाहता हूं कि 2024 का जब निर्वाचन आएगा, हम लोग 24 प्लस सीटें जीतेंगे और आने वाले दिनों भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में हमारी सरकार बनाएगी। अच्छा, एक बात और बताइए, जितने भी कट्टरपंथी लोग हैं जो अपने ऊपर वाले को या फिर अपने भगवान कहें या फिर अपने अल्लाह कहें, उन्हें बचाने निकले हैं, तो क्या भगवान को या फिर अल्लाह को ज़रूरत है इनकी कि ये उन्हें बचाएं? देखिए, ना भगवान ने कहा ना अल्लाह ने कहा, ये लोग अपने अपने नियमों से धर्म का पालन कर रहे हैं। अगर वास्तव में ये लोग पढ़ना लिखना जान जाएं और अपने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ ले तो हिंसा कहीं नहीं फैलेंगी। ये लोग कुछ लोग हैं जो इनको भड़काते हैं, बरगलाते हैं, लेकिन वास्तव में अगर कोई हिंदू है वो गीता पढ़ ले, अगर मुसलमान है तो कुरान पढ़ ले। वो पढ़ना सिखाना पड़ेगा। अगर वो पढ़ ले सही से तो निश्चित तौर पे उनसे बड़ा ही मानवता को प्रेम करने वाला नहीं मिलेगा। ये तो अद्भुत कहानी चल रही है, लोग दूसरे के मुंह से सुन रहे हैं और उसको पालन कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि खुद शिक्षित हो जाएं और अपने अपने धर्म ग्रंथों को एक बार पढ़ लें तो निश्चित तौर पे ना हिंसा होगी ना कट्टरता फैलेगी। देश में शांति बनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ही संदेश है कि राष्ट्र पहले होना चाहिए, उसके बाद व्यक्ति होना चाहिए। अगर राष्ट्र को पहले प्रेम करेंगे तो निश्चित तौर पे अपने धर्म को भी पालन कर लेंगे और निश्चित तौर पे मानवता को प्यार करेंगे। हर धर्म पहले मानवता की ही सेवा करना सिखाता है और इस देश में 125 करोड़ का ये देश है और जिसकी पुरानी पद्धति है, पुरानी संस्कृति है, जहाँ पे हड़प्पा से लेकर मोहनजोदारो तक की संस्कृति हम जानते हैं। उस देश में कट्टरता का काम किया है। यहाँ माइनॉरिटी भी इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि यहाँ के मेजॉरिटी जो है सहनशील है। आज यही बगल का आस पड़ोस से आप कई मुसलमान देशों को देखे होंगे जहाँ पे माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। यहाँ का हिंदू ही समाज है जो माइनॉरिटी को भी सुरक्षित रख रहा है और देश को भी सुरक्षित रख रहा है। इसलिए है कि दोनों पहिए हैं, बराबर चले। कट्टरता फैलेगी तो हर किसी का घर जलेगा। राम हमारे पूर्वज हैं और अपने पूर्वज का सम्मान करना हम हमेशा जानते हैं। ममता बनर्जी इस बार की बातें कहती है, उनकी बात का ना लाइन है ना लेंथ है। वो सुविधा के हिसाब से मस्जिद भी चल जाती हैं, सुविधा के हिसाब से सरस्वती पूजा भी कर लेती हैं, लेकिन हमने कोई ढोंग नहीं किया। हमने सबका सम्मान किया, लेकिन हमें गर्व है कि हम किस धर्म से हैं और अपने धर्म पे गर्व करना हर किसी का अधिकार है और संविधान में अधिकार देता है। तो क्या लगता है, देश में हिंदू कट्टरता चाहिए, मुस्लिम कट्टरता चाहिए या फिर राष्ट्रवाद के प्रति कट्टरता चाहिए? राष्ट्रवाद ही सर्वोपरि है और राष्ट्रवाद रहेगा तो सारे धर्म बचेंगे। अगर राष्ट्रवाद को आप नहीं मानते तो कट्टरता इतनी फैल जाएगी, ना राष्ट्र बचेगा ना इंसान बचेगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे अमित जैन जी को, बीजेपी कार्यकर्ता। अभी हम आपको बता दें कि जो लोग भी क्या खबर है? हिंदू और मुसलमान की लड़ाइयों में पड़ रहे हैं, हम आपको ये बता दें कि अगर लड़ना ही है तो देश के लिए लड़िए और देश के लिए कुछ करिए और देश को आगे बढ़ाइए। वरना ऐसे सब भड़काऊ भाषण जो होते हैं जिस पे लोग प्रतिक्रियाएं देते हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं तो उस चीज़ से देश को हानि है। और अगर आप और हम
देश के प्रति ज़्यादा सोचेंगे तो ये हम सब के लिए अच्छा होगा और हमारे हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा होगा। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद। कैमरामैन सौबिक शाह के साथ प्रशांत राज, ABTV भारतवर्ष, सिलीगुड़ी।